हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज है ना 5000 प्लस वाली सीरीज है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है जो 50 क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेके आई हूँ, है ना। तो आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते रहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, मोस्टली क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी बच्चों, है ना। और जो है जहां पर जरूरत होती है वहां पर चीजों को एक्सप्लेन भी करते हैं ताकि क्वेश्चन अगर हमारा एज इट इज ना आए तो उसके आसपास चीजें जरूर रिपीट होती है बच्चों, है ना। क्वेश्चन देखो रिपीट भी होते हैं बच्चों बहुत बार, है ना। और उसके आसपास की चीजें, है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों रिपीट होते हैं। ओके, तो सभी आपको पता है, सभी गवर्नमेंट जितने भी फार्मेसिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट का है सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप लोगों की अपनी ऐप है फार्मा एमसीक्यू ऐप, वहां पर आपको क्विक रिवीजन के लिए इस सीरीज की मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पीडीएफ की डिमांड करते थे, है ना। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, इसका अलग से कोर्स है बच्चों, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है वो ऐप में ही डाउनलोड होती है, ठीक है। तो आप देख लेना। और बाकी टेस्ट सीरीज है, तो ऐप में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं 7051 से लेके नेक्स्ट, मतलब ये 50 क्वेश्चंस है। कह रहा हाउ इज मीजल्स प्राइमरली ट्रांसमिटेड। तुम्हारा जो मीजल्स डिजीज है ना बच्चों, मीजल्स तुमने पढ़ा होगा, हमारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज में मीजल्स आता है, एयरबोर्न डिजीज भी होता है तुम्हारा मीजल्स, है ना। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है भाई? वेक्टर की बाइट से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कंटामिनेटेड फूड से, है ना। देखो वाटर बोर्न डिजीज में नहीं आता ये हमारा, इसमें तो वाटर से ट्रांसमिट होने वाले में जैसे कि कोलेरा आ गया तुम्हारा, है ना, डिजेंट्री हो गया, टाइफाइड है, ये सब आते हैं हमारा। और ये वेक्टर बाइट से, वेक्टर से भी ट्रांसमिट होता है। तो ये मीजल्स जो होता है बच्चों, ड्रॉपलेट एक तरीके का तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिजीज है ना बच्चों। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज तुम्हारी मीजल्स होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तुम्हारी जो डिजीज है, इंपॉर्टेंट डिजीज है ना, वो कैसे ट्रांसमिट होती है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तुम्हें पता होना चाहिए, उनका इंक्यूबेशन पीरियड तुम्हें पता होना चाहिए, उनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर मीजल्स देखोगे, ये चिकन पॉक्स का लिखा हुआ है, जो कि वेरिसिला जूस्टर वायरस कोज कराता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में चिकन पॉक्स जो है इसका भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तुम्हारी मीजल्स का भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। चिकन पॉक्स का इसमें तुम्हारा 14 to 16 डेज आपका इंक्यूबेशन पीरियड लिखा हुआ है। प्रिवेंशन के लिए आपका वेरिसिला वैक्सीन होता है। हाँ, मीजल्स की हम बात कर रहे थे, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरामिक्सो वायरस होता है बच्चों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज होता है। प्रिवेंशन के लिए आपका मीजल्स के लिए MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रुबेला, है ना, 3 डिजीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इस वैक्सीन से, है ना। एक आपका रुबेला हो, जैसे आप जर्मन मीजल्स को रुबेला भी कहते हो, याद रखना ना। बाकी ये मम्स में हमें पता है ये एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होता है। मिक्सो वायरस पैरोटाइडिस जो है इसको कोज कराएगा। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है से जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक है मम्स का। ओके, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड बच्चों 1 से 2 दिन होता है, क्योंकि ना इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। कई बार ना तुमसे इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट डिजीज है तुम्हें उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है ना, इतना पता होना ही चाहिए, है ना। बाकी प्रिवेंशन के लिए तुम पढ़ ही लेते हो। चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टर्म कोलेस्टेन इज यूज्ड फॉर ए स्टेरॉइड विद डैश कार्बन इंक्लूडिंग अ साइड चेन ऑफ डैश कार्बन। कोलेस्टेन जो है उसमें स्टेरॉइड है, उसमें कितने कार्बन है और साइड चेन में कितने कार्बन है? कह रहे स्टेरॉइड विद 7 कार्बन। हो सकता है कि 7 कार्बन का स्टेरॉइड तुम्हें जम रही है के बात मेरे को बताओ, 7 कार्बन का स्टेरॉइड होगा? अरे भैया बिल्कुल नहीं होगा। 8 का होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 का भी 23 का 27। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी 27 कार्बन का स्टेरॉइड होगा, इंक्लूडिंग साइड चेन कितने कार्बन की? 8 की होती है, और वो भी C17 पर होती है जो साइड चेन होती है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो कुछ स्टेरॉइड न्यूक्लियस में लिखे हुए हैं, एंड्रोस्टेन में 19 कार्बन है, एस्ट्रेन में 18 कार्बन है, प्रिग्नेन में 21 कार्बन, जो कि तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन जो एक प्रिग्नेन होता है। ओके, तो 2 कार्बन साइड चेन C17 पर है प्रेग्नेन में, कोलेन में 24 कार्बन, और इसमें 5 कार्बन की साइड चेन C17 पे है। कोलेस्टेन तुमसे क्वेश्चन बना हुआ है जो पूछा तुमसे, 27 कार्बन होते हैं और स्टीरोइड न्यूक्लियस में, और 8 कार्बन की साइड चेन C17 पे है। तो साइड चेन तुम्हारी C17 पे प्रेजेंट होनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तुमसे कोलेस्टेन बना है, क्या पता अगले क्वेश्चन में एंड्रोस्टेन का पूछ ले, एस्ट्रेन का पूछ ले, तो हम तो हर तरीके से प्रिपेयर रहेंगे ना।
कुछ भी हमसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पॉलीन्यूक्लियर हेटेरोसाइक्लिक मोइटी कंटेंट इन एंटीमलेरियल ड्रग सिंकोनिन। देखो जब मैंने तुम्हें सिंकोना के बारे में बताती हूँ, सिंकोना है ना, सिंकोना जो होता है, सिंकोना गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग, सिंकोना, सिंकोना जो होता है बच्चों हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। किस में आता है? क्विनोलिन। जब कोग्नोसी में मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिंकोना और कैम्टोथिका दो ही तो ड्रग पढ़ाती हूँ, तो क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिंकोना और कैम्टोथिका आया है ना, मतलब कि सिंकोना में जो आपके एल्कलॉइड है उनमें क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट है ना। तो इसमें कौन से होते हैं? क्विनीन होता है, क्विनिडीन होता है, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, सभी में क्या है? क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो यही तो तुमसे क्वेश्चन बना है, हेटेरोसाइक्लिक मोइटी कंटेन्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग सिंकोनिन में कौन सी हेटेरोसाइक्लिक मोइटी है? तो भाई क्विनोलिन एल्कलॉइड है, तो क्विनोलिन मोइटी ही तो होगी, आइसोक्विनोलिन, इंडोलिडिन नहीं होगी, क्विनोलिन होगी मेरे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा डी, सही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल सर्विस होता है, अर्न लिवलीहुड एंड एक्वायर वेल्थ, रिलीजियस फुलफिलमेंट या मेंटल पीस, है ना। तो सिंपल सा ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन नार्कोटिक ड्रग अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985, है ना। तो इसमें जो है इंक्लूड नहीं है। एक तो एनडीपीएस एक्ट के बारे में मैंने आपको जो है बताया था, ये लागू हुआ था 14 नवंबर, याद है ना, 1985, है ना, ठीक है। एक 683 याद कराया था, 6 चैप्टर 83 सेक्शन, ये भी मेरे बच्चों को पता ही होगा। तो कह रहे कौन सा इंक्लूड नहीं, कई बार ही बच्चों कई बार ही क्वेश्चन बना है, इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो आपको ये ओपियम, कोका, कैनबिस तो होते ही हैं, एक अलग से दे देंगे तुम्हारा कोई भी, जैसे इसमें अल्कोहल दे दिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार ही तुम देखना ये सीरीज बच्चों, इसमें मैंने ऐसे कई क्वेश्चन तुम्हें दे दी करा दी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। क्विनीन कंटेन क्विनोलिन मोइटी एंड डैश मोर्डिनेट स्ट्रक्चर। क्विनीन, क्विनीन जो होता है भाई सिंकोना में प्रेजेंट है, क्विनोलिन एल्कलॉइड है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा आंसर नहीं बनेगा भाई, हमें पता है क्विनोलिन एल्कलॉइड है, तो हमारा आंसर निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि क्विनोलिन मोइटी तो इन्होंने बता दिया प्रेजेंट है। दूसरी मोइटी पूछी है बच्चों इन्होंने, थोड़ा सा डीप में चले गए, बताओ क्विनोक्सैलिन है, क्विनाजोलिन है, ट्राइजीन है, क्विनक्लिडिन। तो भाई दूसरी मोइटी कौन सी? एक तो क्विनोलिन इन्होंने दे दी, क्विनोलिन तो है ही, दूसरी होती है क्विनक्लिडिन। अब भाई क्विनक्लिडिन क्या है? देखो ये पता कैसे इसका स्ट्रक्चर, मैं तुम्हें बना दूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका, यहाँ बना देती हूँ ना। देखो इस तरीके से ना मेरे बच्चों, ये जो होता है यहाँ पर ये नाइट्रोजन होगा और यहाँ पर ना CH2, ठीक है, इस तरीके से। ये जो बीच में है ना बच्चों, यही ये CH2 फिर CH2 फिर ये नाइट्रोजन जुड़े हुए, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है। ये क्विनक्लिडिन रिंग होती है, ठीक है। ये CH2 है, ये भी CH2 है, मेरे हिसाब से आप समझ चुकी हो। तो ऑप्शन यहाँ पर डी तुम्हारा करेक्ट है, ध्यान रखना है आपने, ओके। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस? फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट कन्विक्शन पे, बाय पर्सन हु फोर्सली क्लेम टू रजिस्टर फार्मेसी इन स्टेट रजिस्टर, है ना। ऑफेंस और पेनल्टी का वीडियो मैंने बना के डाला है बच्चों, देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑफेंस और पेनल्टीज कैसे पढ़े हम, ठीक है। तो फर्स्ट कन्विक्शन में 500 रुपए का फाइन है बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा 500 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो फोर्सली क्लेम टू रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन में 500 रुपए का, सब्सिक्वेंट पे क्या हो जाएगा, फाइन डबल हो गया 1000 रुपए का और इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ या फिर दोनों, ठीक है। फॉलोइंग इज लिक्विड प्रेपरेशन अप्लाइड थ्रू फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो बच्चों। लोशंस और लिनीमेंट्स का जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये कि भाई लोशंस को तो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करो, लिनीमेंट्स को विद फ्रिक्शन एंड रबिंग अप्लाई करते, तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते तुम लिनीमेंट्स को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये लिनीमेंट्स, एलिक्सर्स तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ही क्वेश्चंस एलिक्सर्स के आए हैं, ओरल यूज के लिए होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती है तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पर लिनीमेंट्स हो गया। बाकी टिंचर में लिखा हुआ, टिंचर क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है जिसमें अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, केमिकल, जैसे कि तुम बच्चों टिंचर्स को प्रिपेयर करते, जैसे कि तुम्हारा मैसिरेशन से या फिर पर्कोलेशन से, हमने बनाए थे ना टिंचर्स बनाते हैं, मैसिरेशन से पर्कोलेशन से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इज एन आइडियल प्रेजर्वेटिव यूज्ड इन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टॉपिकल जो है ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स में। कौन सा आइडियल प्रिजर्वेटिव है? तुम्हारी ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स की बात हो रही है बच्चों। क्लोरोक्रिसोल, मिथाइल पैराबेन, थायोमर्सल, बेंजल, भाई हम तो बेंजल कोनियम क्लोराइड
यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डैश वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द स्टमक एंड द डिस्टल एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड देन जॉइंस द पोर्टल वेन से जुड़ जाएगी। ये जो वेन है बच्चों, ये क्या करेगी, ब्लड को ड्रेन करेगी, कहां से, स्टमक से, और जो डिस्टल एंड है ईसोफेगस का, वहां से फिर वो पोर्टल वेन में जाके जुड़ जाती है। मेसेंट्रिक है, स्प्लेनिक है, सिस्टिक है, गैस्ट्रिक है। तो मेरे बच्चों ये तुम्हारी गैस्ट्रिक वेन होती है, गैस्ट्रिक। ओके, कौन सी वाली गैस्ट्रिक है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, जिसे कोरोनरी वेन भी कहते हैं। ये ब्लड को ड्रेन कहां से करती है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक से, और डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस का, डिस्टल मतलब लोअर जो एंड होता है, और ज्वाइन हो जाएगी पोर्टल वेन में डायरेक्टली जाके। ओके, कह रहा प्रोटोप्लाज्मिक पोइजन यूज फॉर एंटी प्रोटोजोल थेरेपी। ठीक है, तो मतलब कि एंटी प्रोटोजोल ड्रग कौन सी है, एमिटिन है, डिजोक्सिन है, वैसिसिन है, ल्यूसिनिन है। तुमने पढ़ा भाई, तुम्हारा जो आईपीकैक है बच्चों, आईपीकैक है ना, आईपीकैक जो होता है इसमें तुम्हारा एमिटिन और सिफेलिन तुमने पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट है। तो एज अ एमिटिक भी इसको यूज करते हैं, आईपीकैक को एमएसएस कराने के लिए हमने पढ़ा, आईपीकैक सिरप आता है। तो ये एमएसएस तो कराता ही है, एंटी प्रोटोजोअल भी होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, एमिटिन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ग्रीसलेस बेस यूज इन ऑइंटमेंट, तो ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस कौन से होते हैं भाई, ओलेजिनस को तो कहते नहीं हो तुम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को भी नहीं कहते। वाटर सोल्यूबल तुम्हारे बेस जो होते हैं ना, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वाले है ना, वाटर सोल्यूबल, इनको ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस भी कहते हो। ऑइंटमेंट के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिसिनल यूज ऑफ, नीम का मेडिसिनल यूज नहीं है, स्किन डिजीज के लिए यूज करोगे बच्चों। एनेस्थेटिक थोड़ी होता है, एंटीसेप्टिक एंटी रूमेटिक भी हो जाएगा, लेकिन एनेस्थेटिक तो नहीं होता नीम। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट है। नीम एज अ डायरेक्टा इंडिका है ना, इसका सोर्स ये ना, और नीम की देखो, नीम का सोर्स है एज अ डायरेक्टा, हो क्या कर दिया, एज अ डायरेक्टा इंडिका। और नीम की फैमिली पता है क्या, मीलिएसी, मीलिएसी है ना, मैं तुमको याद कराई थी, मीलिएसी और मालवेसी, मालवेसी कॉटन की, नीम की मीलिएसी याद कराई थी, याद है। फॉलोइंग इज अ मेथड टू इंप्रूव अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द स्टमक, से तुम्हारा जो पॉइजन अब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, तुम्हें उसे रिमूव करना बच्चों, ध्यान से पढ़ना, अनअब्जॉर्ब की बात हो रही है। इंट्रावेनस फ्लूइड डायलिसिस करके, गैस्ट्रिक लिवास से, अभी हीमोपरफ्यूजन से। ठीक है, तो अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को रिमूव करना होगा तो हम गैस्ट्रिक लिवाज कराएंगे। बाकी तीनों मेथड जो है पॉइजन अब्जॉर्ब हो चुका उसको रिमूव करने के लिए होंगे। तो ऑप्शन सी तुम्हारा गैस्ट्रिक लिवाज कह रहे हैं। इसमें कहते हैं स्टमक को वॉश करना भी बोलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एक ट्यूब को इंसर्ट कर दोगे स्टमक में, और रिपीटेडली फ्लशिंग एंड एस्पायरिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लाइक वाटर सलाइन टू फिजिकली रिमूव अनअब्जॉर्ब्ड जो पॉइजन है या फिर ड्रग फ्रॉम स्टमक के कंटेंट से। ओके, और डायलिसिस में क्या करते हैं बच्चों, जैसे हीमोडायलिसिस हो गया, मेथड टू फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर दे हैव जो ऑब्जॉर्व हो चुके उसके बाद। ओके, इंट्रावेनस फ्लूइड यूज फॉर सपोर्टिव केयर टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड हैव द बॉडी फ्लश आउट एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। ओके, ऐसे हीमोपरफ्यूजन भी ऐसे ही होता है तुम्हारा। ठीक है, कह रहे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेथड ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड टू रिमूव स्पेसिफिक टॉक्सिन्स। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखो बच्चों, नॉट नॉन कम्युनिकेबल, तो नॉट को नॉन से काट दो, तो कम्युनिकेबल तुमसे पूछी हुई डिजीज है ना। तो बताओ कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, डायबिटीज है तुम्हारी, या फिर कैंसर है, हाइपरटेंशन है, या फिर तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस है ना। तो टीबी हमारा कम्युनिकेबल में आता है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, बाकी डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन ये तुम्हारे नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस तो कम्युनिकेबल है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर प्लाज्मोडियम मलेरिया, मैंने तुमको बता दें इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो डिजीज है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और भाई उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, 4 चीज तुम पता होनी चाहिए। 8 से 20 दिन, 8 से 14, 7 से 14, या फिर तुम्हारा 18 से 40 डेज तक, तो ये 18 से 40 दिन तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम मलेरी का, है ना, जो मलेरिया कोज करा रहा है। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि टाइम इट टेक फ्रॉम इन्फेक्शन टू डेवलप आफ्टर ए पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तुम्हें जो है ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट करा, और तुम्हारी जो सिम्टम्स कब आए, है ना, ये तो है नहीं हाथों हाथ नहीं आ रहे। तो जितना ये गैप जो होता है ना बच्चों, एक तो तुम्हें जो है इन्फेक्ट करा, एक तुम्हारे सिम्टम्स आए, इसके बीच का जो डिफरेंस था ना, ये तुम्हारा क्या था बच्चों, ये था तुम्हारा इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो टाइम इट टेक फॉर इन्फेक्शन टू डेवलप आफ्टर अ पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये जो टाइम लगा ना इन्फेक्शन को डेवलप होने में, मतलब कि सिम्टम्स अपीयर होने में। ठीक है, तो ये आपका जो है इंक्यूबेशन पीरियड, तो अलग अलग डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का 1 से 2 दिन होता है,
है ना। डिप्थीरिया का 2 से 4 दिन होता है, ओके। और जैसे कि अलग अलग डिजीज का, जैसे तुम्हें यहाँ पर मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया का दे रखा 18 से 40 डेज, ओके। तो थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड जो है तुम्हें आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अमीनो 3 ऑक्साजोलिडीन डायोन इज द केमिकल नेम किसका है। देखो बच्चों, क्या कौन सी रिंग है इसमें, 4 नंबर पे तो अमीनो ग्रुप है, 3 नंबर पे आइसोक्साजोलिडीनोन, मतलब कि 3 नंबर पे इसमें डबल बॉन्ड है, ओन का मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। और रिंग कौन सी है, आइसोक्साजोलिडीन रिंग है। तो आइसोक्साजोल मतलब कि ये अगर यहाँ पर साथ में लगा दोगे ना, तो ये आइसोक्साजोल मतलब कि 5 कार्बन वाली तुम्हारी बच्चों रिंग बनेगी, ठीक है। और ठीक है, ये होगी आइसोक्साजोल, यहाँ पर एच लगाना पड़ेगा हमें, आइसोक्साजोलिडीन, क्योंकि हमने इसमें डबल बॉन्ड हटा रखे हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब तुमने 3 नंबर पे ओन लगाना है, ये तो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है। 4 पे तो अमीनो लगा दो और 3 पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ये बन गई। अब ये स्ट्रक्चर देख लो किसका है, ये हमारी किसका होता है, पायराजीनामाइड में पायराजीन रिंग होगा, इथियोनामाइड आइसोनियाजिड में पायरीडीन, है ना। बची क्या, साइक्लोसिरीन। साइक्लोसिरीन का स्ट्रक्चर है बच्चों, जो कि सेल वॉल पे भी एक्ट करने वाले ड्रग में मैं तुमको साइक्लोसिरीन पढ़ा रखी है, वेंकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरीन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, है ना, वही साइक्लोसिरीन है ये, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी का स्ट्रक्चर तुमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है। डैश इज नीडेड बाय बैक्टीरिया एज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज इन द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस में कह रहे हैं जो एंजाइम है डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज के लिए सबस्ट्रेट के रूप में जरूरत है, बताओ किसकी, ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो अमीनो बिटायरिक, पैरामिनो बिटायरिक है पैरामिनो बेंजोइक एसिड। पाबा होता है ना, पाबा, हमारे सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं इस पाबा के, है ना, पाबा के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पर पाबा को जुड़ना था वहां जाके ये जुड़ जाएंगे सल्फोनामाइड, तभी तो करते हैं, ये क्या करते हैं, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनहिबिट कराते तुम्हारे सल्फोनामाइड्स, ओके, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं हमारे पाबा के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। तो एक बार देख लो बच्चों, तुम्हारा जो पाबा होता है डाइहाइड्रोटेरिडीन डाइफॉस्फेट, साथ में पाबा जुड़ेगा और एंजाइम है डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज, हमारा डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड बनेगा, उसके बाद डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। आपके सल्फोना ये जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कराएगा ट्राइमिथोप्रिम, और जो आपका डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनहिबिट कराता है तुम्हारी सल्फोनामाइड्स जो होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा, हेटेरोसाइक्लिक मोइटी जो फिनाइल ब्यूटाजोन में है, इमिडाजोल तो नहीं होती बच्चों, पायराजोल, इंडोलिन, पायरिडाजिन, तो ये आपकी पायराजोल याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग फैट सोल्यूबल विटामिन, तो तुमने पढ़ रखा है भाई फैट सोल्यूबल में तो क्या है, अडैक आता है, और वाटर सोल्यूबल में बीओसी आता है, बी सी B9, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B9 फोलिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी डिजीज वाला, सी से कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, है ना, सब पता है हमें। ऑप्शन सी विटामिन के बच्चों फैट सोल्यूबल होता है, नैफ्थोक्विनोन रिंग होता है, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है, 2,7,9 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। विटामिन के को याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। मेजर साइट ऑफ सीरोटोनिन बायोसिंथेसिस इन मैमल्स, कहां पर होती है, इंटेस्टिनल सेल्स में होती है, प्लेटलेट्स में, ब्रेन में या लीवर में, तो कहां पर होती है, इंटेस्टिनल सेल्स में होता है सीरोटोनिन, जो कि तुम्हारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है। कह रहा ब्रेन सिग्निफिकेंट साइट है सीरोटोनिन के प्रोडक्शन का, वास्ट मेजॉरिटी कह रहा अराउंड 90% बॉडी का सीरोटोनिन सिंथेसाइज होता है, कहां पर, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स। एक बार पूछा गया था ये सेल्स का नाम बच्चों याद रखना, कौन सी सेल्स है जहां पर तुम्हारा सीरोटोनिन बन रहा है, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दीज सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सीरोटोनिन व्हिच देन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन रेगुलेटिंग डाइजेशन, मोटिलिटी एंड अदर गट फंक्शंस, ओके। रेस्पिरेटरी चैन के ऊपर क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन द, कहां पर प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो रेस्पिरेटरी चैन प्रेजेंट है बच्चों हमारी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। रेस्पिरेटरी चेन
ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसे कहते हैं। ये क्या होता है, एक सीरीज होता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का जो कहाँ पर एम्बेडेड होते हैं बच्चों, विद इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, वेयर इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग एटीपी ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान एटीपी प्रोडक्शन होता है इसमें। ओके, तो रेस्पिरेटरी चेन जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हो। समझ आया? नेक्स्ट, विच पिट्यूटरी हार्मोन ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड समटाइम गैलेक्टोरिया भी करा देगा, है ना। तो कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा, गोनाडोट्रोफिक एडिनोमा है, सोमैटोट्रोफिक। तो ये आपका होता है प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रोलैक्टिनोमा कह रहे हैं मोस्ट कॉमन टाइप का हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा एलिवेट हो जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल कैन इंटरफेयर विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे कि एमिनोरिया हो जाएगा, डिसरप्ट इनफर्टिलिटी एंड कॉज मिल्की निप्पल डिस्चार्ज गैलेक्टोरिया इन बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा में कह रहे हैं ट्यूमर सिक्रेट करते हैं हमारे एसीटीएच, जिससे कि कशिंग सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड सिम्टम्स वेट गेन, हाई बीपी, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस। गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा में क्या हो जाएगा, ये ट्यूमर क्या सिक्रेट करेंगे, हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं गोनेट्स को, ओवरीज इन वुमेन, टेस्टिस इन मैन, है ना। ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा बच्चों, जैसे कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, अर्ली मेनोपॉज। ओके, सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा का मतलब क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर, मतलब कि सिक्रेट हो रहे ज्यादा, है ना, जिससे क्या हो जाएगा एक्रोमेगाली, enlargement of hand, feet and facial features. Okay, then according to chemiosmotic hypothesis, ATP synthesis in mitochondria is driven by proton gradient across the inner mitochondrial membrane, heat release during electron transport, series of phosphorylated membrane intermediates से direct transfer of phosphate group। तो ऑप्शन हमारा जो है 1 हो जाएगा, प्रोटोन ग्रेडियंट जो होता है अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करते हैं, हाउ एटीपी जनरेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ना, प्रोटोन आर पंप्ड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान, क्रिएटिंग ए जिससे क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। जब व्हेन दीज प्रोटोन फ्लो बैक थ्रू एटीपी सिंथेस लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दे डिराइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस पीआई। ओके, कह रहे फार्मास्यूटिकल जेलीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय, कैसे प्रिपेयर करोगे फार्मास्यूटिकल जेलीज को, डिसोल्व करोगे ड्रग को अल्कोहल में मिक्स कर दोगे, वैक्स एंड नोवेल्स जेलीज में होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता भाई। ऐड करोगे थिकनिंग एजेंट, बिल्कुल थिकनिंग ऐड करेंगे, जैसे कि ट्राई के अंदर सीएमसी बिल्कुल सही है। टू एन एक्वस ड्रग सॉल्यूशंस में ट्राइचुरेट अंटिल यूनिफॉर्म, ये भी सही है। मिक्सिंग ड्रग विद ग्लिसरीन, हीट करेंगे टू होमोजेनस पेस्ट, या डिसोल्व करेंगे ड्रग को क्लोरोफॉर्म में, इनकॉर्पोरेट विद इमल्सिफायर। ठीक है, इमल्सिफायर नहीं होते इसमें, यहाँ पर जो है थिकनिंग एजेंट ऐड करते हैं हम, जैसे कि ट्राइकैंथ हो गया, सीएमसी हो गया, है ना, कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज, टू एन एक्वस ड्रग सॉल्यूशन ट्राइचुरेट अंटिल यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म मिक्सिंग आएगा ना, है ना, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन टू अंडरगो सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेशन, पोटाशियम ब्रोमाइड है, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका होता है क्या, आयोडीन, जो कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली ट्रांजिशन टू गैस विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। एंड आयोडीन रेडली sublimate at room temperature, meaning you can often see solid iodine crystals turn into violet vapors in the air. Okay, तो आयोडीन सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, सीक्रेट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फार्मासिस्ट के बीच में और फिजिशियंस के बीच में, टू ऑफर द फिजिशियंस एनी कमीशन और एडवांटेज, से क्या कहोगे, सेल एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, यूनिलेटरल एग्रीमेंट, क्लैंडेस्टाइन। तो ये ना क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैटेगरी। तो एंटीवायरल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, ज़िडोविडिन तो हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में नहीं आता, ये न्यूक्लियोसाइड एनआरटीआई न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है ज़िडोविडिन, और तुम्हारा टिनोफोवीर भी उसी में आता है। एटाजानावीर प्रोटीएज इनहिबिटर में, तुमने प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है, याद रखना। इफाविरैंज तो मैंने तुमको बता रखा है, नेविरापिन, इफाविरैंज और डिलाविडिन, है ना, तो हमने एंड करके भी याद कर रखी थी इनको, नेविरापिन, इफाविरैंज, डिलाविडिन। ये आपके एनएनआरटीआई मतलब नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होता है। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। तो एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन में तुमको पढ़ाया हुआ है, नॉन रिट्रोवायरल और रिट्रोवायरल आते हैं। नॉन रिट्रोवायरल में एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग आएंगे बच्चों, फिर एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग, जिसमें कि ओसेल्टामिविर, एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हेपेटाइटिस बी के लिए कौन सी है, सी के लिए कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, मतलब कि ये क्लासिफिकेशन तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीवायरल का। ओके, आपको आना चाहिए। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग में आपके एनआरटीआई, एनएनआरटीआई, प्रोटीज इनिबिटर, इंटीग्रेज इनिबिटर, सीसीआर5 इनिबिटर, एंट्री इनिबिटर। एंट्री इनिबिटर में एन्फोविटाइड, सीसीआर5 इनिबिटर मिराविरोक, इंटीग्रेज इनिबिटर में रैल्टिग्राविर और डोल्यूट्रीग्राविर। प्रोटीज में रिंसल से आपने याद कर रखी है ड्रग, बाकी और भी इसमें ऐड हो गया, रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रिनाविर की जगह आ गया फोस एम्प्रिनाविर, है ना, और लोपिनाविर, और एक एटाजानावीर और याद कर लो, और डैरुनावीर भी। ओके, एनएनआरटीआई में तुमने 3 एंड साथ नेविलापिन, इफेविन, जिलाविडिन, बाकी एट्राविरीन और रिलपिविरीन भी। जिडोविडीन, डाइडेनोसिन, स्टेविडीन, लैमिविडीन, एबेकेविर, एमट्रिसिटाबिन और टिनोफोविर, ये एनआरटीआई में न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर में। ठीक है, तो ध्यान रखनी है हमने सारे क्लासिफिकेशन। ठीक है, आईपीएस नेम ओक्साजोल, ऑक्सीजन है प्लस अजोल मतलब नाइट्रोजन है ना, तो ये 1-3 पोजीशन पे होंगे बच्चों, 1-3 ऑक्साजोल होता है ये, है ना, फर्स्ट नंबर पे होगा और दूसरा 3rd नंबर पे। देखो यहाँ पर आईपीसी नेम ऑक्साजोल का 1-3 ऑक्साजोल होता है। नेम स्पेसिफाई दैट 5 मेंबर्ड आपका रिंग है, ऑक्सीजन होता है फर्स्ट पे और नाइट्रोजन होता है 3rd पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दो फर्स्ट पे और ये 3rd पे नाइट्रोजन रख दो, ये तुम्हारा बन गया ऑक्साजोल, 1-3 ऑक्साजोल। ओके, according to breeding and experiment on animal control and supervision rules 1998, establishment is allowed to acquire experimental laboratory animal। कह रहे हैं overseas import only from zoos or wildlife sanctuaries, only from registered breeders or establishments या from any person or breeders। तो यहाँ पर हो जाएगा only from registered breeders or establishments। ओके, articulate cartilage and synovial joints में जो cartilage है, articular cartilage primarily functions क्या है, प्रोवाइड साइनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर लिगामेंट, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक या बाइंड आर्टिकुलेटिंग बोन्स को जोड़ने का काम करेगा। तो भाई ये जो कार्टिलेज है ना, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कराएगा और शॉक एब्जॉर्बर होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रेल्डोक्साइम क्या है, तो पिपरिडिनाइल कंपाउंड है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड डाइथाइल कंपाउंड है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है, अमीन एक्रिडीन है। तो एक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रेलिडोक्साइम जो कि ऑक्साइम होता है, तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में इसको देते हैं ना। हाई कैलोरिक वैल्यू ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो आपके जो फैट्स की कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होती है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, क्यों होती है, कि हायर नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से, इनका हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड इन रिड्यूस्ड फॉर्म या एसोसिएशन विद वाटर ड्यूरिंग स्टोरेज। तो इनमें फैटी एसिड प्रेजेंट होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में, इस वजह से ज्यादा होती है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ओके, फॉलोइंग सीरम एंजाइम यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, तो पैंक्रेटाइटिस के लिए बताओ, क्रिएटिनिन काइनेज, सेलुलोप्लाज्मिन लाइपेज या एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा कौन सा, लाइपेज हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एसीटीएच का, एसीटीएच क्या है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, है ना, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराता है ये। ठीक है, इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द लिवर नहीं होगा, प्रोमोट स्टीरोइडोजेनेसिस इन द कोर्टेक्स बिल्कुल सही है, इनिबिट साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन इन कोर्टिकल सेल्स नहीं, इसको इनिबिट नहीं करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ रेनिन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है भाई वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, है ना, तो मतलब कि क्या प्रमोट कर रहा है, स्टीरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस, मतलब कि स्टीरॉइडोजेनेसिस इन एड्रिनल कोर्टेक्स। ओके, ऑप्शन यहाँ पर बच्चों 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक एसीटीएच का क्या होता है, स्टिमुलेट करना, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट स्टीरॉइड हार्मोन, प्राइमरली ग्लूकोकोर्टिकोइड जैसे कोर्टिसोल्स और एंड्रोजेंस, इस प्रोसेस को स्टीरॉइडोजेनेसिस कहेंगे। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाइलोमाइक्रोन के बारे में सही है करेक्ट है, बताओ, सिंथेसाइज इन द लीवर एंड ट्रांसपोर्ट एंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड्स को, दे कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन से सर्कुलेशंस में लाएंगे, प्राइमरी डिलीवर कोलेस्टेरोल टू पेरिफेरल टिश्यू, या रिच होते हैं प्रोटीन से मेकिंग देम डेंसेस्ट लिपोप्रोटीन। तो डेंसेस्ट तो आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ना बच्चों, ये तो बहुत कम डेंस होते हैं, है ना, तो गलत है। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है, दे कैरी डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन से सर्कुलेशंस में लेके आते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा चाइलोमाइक्रोन सिंथेसाइज होता है एपिथेलियल सेल्स और स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में बनते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट होते हैं डाइटरी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे प्राइमरी ट्राइग्लिसराइड्स को इनटू लिम्फेटिक सिस्टम में एंड देन इनटू द जनरल सर्कुलेशन, दे प्राइमरी रोल इज टू डिलीवर दिस इंजेस्टेड एनर्जी टू पेरिफेरल टिश्यूज
for use or storage. Okay, फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग नहीं है, मतलब डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर पे जाके काम नहीं कर रही है ड्रग, जैसे कि तुम्हारा साल्ब्यूटामोल करता है बच्चों, मिथोक्सामिन करता है, आइसोप्रेनालिन, तो डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक है। लेकिन ये ड्रग क्या है, डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है बच्चों, जैसे कि एम्फेटामिन और टायरामिन तुमने पढ़े होंगे, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक है। क्या करते हैं, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट ड्रग तो क्या होंगी, जो सिंपैथोमिमेटिक मतलब कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स है उन पे डायरेक्ट जाके एक्ट करेगी, वो डायरेक्ट एक्टिंग हो गई। इनडायरेक्टली क्या करती है बच्चों, ये डायरेक्ट एक्ट नहीं करेंगी, तो इनको इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स कहते हैं। ये क्या करती है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स पे एक्ट करती है कि वो एनए को रिलीज करे, नोर एड्रेनलिन को, विच देन एक्ट ऑन एड्रेनोसेप्टर्स। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स में बच्चों दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, टायरामिन एंड एम्फेटामिन। तो एक बार ये क्वेश्चन में टायरामिन का ऑप्शन दिया हुआ था, अभी आपसे एम्फेटामिन का ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ही पूछे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और अगर तुमसे पूछे क्या होते तुम बता सकते हो कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से अन्य को रिलीज कराएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ पित्त दोष। बच्चों आयुर्वेदा में जो है ये वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, ठीक है, तो एक बार पढ़ो, कह रहे पित्त दोष को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कह रहे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंट्रोल स्टेबिलिटी एंड लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट, रेगुलेट डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइन एक्टिविटी, गवर्न मूवमेंट एंड सेंसेशन थ्रू नर्वस सिस्टम कंट्रोल। तो आंसर है बच्चों तुम्हारा ऑप्शन सी, रेगुलेशन, रेगुलेट करा डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म एंडोक्राइन एक्टिविटी, तुम्हारा जो पित्त दोष रिप्रेजेंट करता है, पित्त जो होता है ना। देखो जो दोष होते हैं ये टर्म होते हैं आयुर्वेदा में, ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत, विच रेफर्स टू तीन कैटेगरी टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट आर बिलीव टू बी प्रेजेंट कॉन्सेप्चुअली इन अ पर्सन्स बॉडी एंड माइंड, है ना। इन दोष आर असाइंड स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड फंक्शंस, है ना। दीज क्वालिटी एंड फंक्शंस आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई रिसीव्ड बाय द बॉडी। तीन दोष थ्योरी हैज डिस्क्राइब हाउ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ थ्री फंडामेंटल टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड वाइंड, बाइल एंड फ्लैगम, है ना। वात पित्त कफ इनको संस्कृत में बोलते हैं, फ्लक्चुएट इन द बॉडी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो आपका जो ये पित्त वाला जो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, क्या पूछा तुमसे, पित्त दोष, है ना। तो पित्त क्या रिप्रेजेंट करता है, फायर एंड वाटर एलिमेंट इन द बॉडी व्हेन इन बैलेंस्ड, गवर्न डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड इंटेलिजेंस। ओके, for holders of license for the manufacture of drug or psychotropic substance and narcotic and psychotropic act 1985 rules who can exercise seize search power को exercise कौन करेगा, search, है ना। कह रहे ओनली ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, ओनली ऑफिसर जुडिशरी के, एनी ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, ऐसा नहीं हो सकता, ओनली ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। बच्चों ऑप्शन 4 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। लिंकोमाइसिन वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुअली ग्रेसियस से नहीं, लिंकोलनेंसिस, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिफरेंशिएट इफेक्ट ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम कार्डिक स्टिमुलेंट। देखो कार्डिक ग्लाइकोसाइड और कार्डिक स्टिमुलेंट का डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड तुमको पता है डिजिटालिस का डिसॉक्सिन डिजिटॉक्सिन हो गया, है ना। कार्डिक स्टिमुलेंट बच्चों जैसे कि तुम्हारा एड्रेनलिन हो गया, थियोफाइलिन, है ना। कौन सा ऑप्शन डिफरेंशिएट करेगा बताओ। देखो एक बात याद रखना, कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या कर रहे हैं बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हार्ट रेट को कम करा रहे हैं मेरे बच्चों। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट कम करा रहे हैं, लेकिन कार्डिक स्टिमुलेंट बच्चों फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएंगे, हार्ट रेट भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसको याद करते रखते हुए, ध्यान रखते हुए ऑप्शन देखो, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, बिल्कुल सही है, ये तुम्हारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स करते हैं, बिल्कुल सही है। मार्केटली इंक्रीज हार्ट रेट एंड शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो हार्ट रेट को कम कराते हैं। इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद प्रोपोर्शन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये आपके कार्डिक स्टिमुलेंट करते हैं। डिक्रीज कराएंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑक्सीजन कंजम्पशन को, तो ऐसा नहीं होता। तो बेस्ट डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, ऑप्शन जो है इंक्रीज कर, ये वाला फर्स्ट वाला, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे, तुम्हारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, है ना, विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन। बच्चों ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाए। ओके, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ ट्यूमर, सेल का शेप एंड साइज के वेरिएशन को डिस्क्राइब करेगा। प्लियोमॉर्फिज्म एंड आइसोन्यूक्लियोसिस, हाइपरक्रोमेटिज्म या एनाप्लाजिया, तो ये आपका होता है प्लियोमॉर्फिज्म। इसके लिए टर्म यूज करोगे तुम, ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्लियोमॉर्फिज्म रेफर टू अबनॉर्मल वेरिएशन इन साइज, शेप एंड अपीयरेंस ऑफ सेल्स विद इन अ ट्यूमर, often indicating a more aggressive and malignant tumor. Okay, according to drug and cosmetic जो rules है 1945, label of आयुर्वेदिक जो including सिद्धा यूनानी drug must include क्या होना चाहिए, short marketing description product का, true list of all ingredients, only brand name,
सेलिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेम ओनली। ट्रू लिस्ट होनी चाहिए बच्चों सभी इंग्रेडिएंट्स की, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिल्टर पेपर मेथड इवैल्यूएट डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी बाय ऑब्जर्विंग। तो डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को इवैल्यूएट करने के लिए एक फिल्टर पेपर मेथड है, उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो? रिडक्शन इन टर्बिडिटी ऑफ ब्रोथ कल्चर, क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड ए केमिकल सोक्ड डिस्क ऑन इनोकुलेटेड अगार, लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड अगार, प्लेट ए रेट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेशन। तो इसमें क्या होता है? क्लियर जोन ऑफ इनिबिशन अराउंड ए केमिकल सोक्ड डिस्क ऑन इनओकुलेटेड अगार। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे फिल्टर पेपर मेथड जो होता है इसको तुम डिस्क डिफ्यूजन मेथड भी कहते हो। ये इसमें क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को असेस करते हैं बाय प्लेसिंग अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या है? जिसे हमने क्या कर रखा है? सोक किया हुआ है डिसइंफेक्टेंट से, है ना? तो उसको इसको जो फिल्टर पेपर को कहाँ रखोगे? अगार प्लेट पे, जिसे तुमने इनोकुलेट कर रखा है बैक्टीरिया के साथ में, है ना? अगर डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव हुआ, इट विल इनिबिट बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करा देगा अराउंड द डिस्क के अराउंड, है ना? क्रिएट कर देगा विजिबल क्लियर जोन, तुम्हारा जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट हो जाएगा। साइज इस जोन का कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज करेक्ट। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, प्रोटीन बाइंडिंग की बात हो रही है। फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस और एलिमिनेशंस के लिए बिल्कुल सही है। प्रोटीन बाइंडिंग हैज नो इफेक्ट ऑन ड्रग इंटरेक्शन का बहुत फर्क है भाई, इसका तो होता ही है, फर्क तुमने पढ़ा है। बाउंड कोई भी अगर प्रोटीन बाइंडिंग दूसरी ड्रग, तुमने 2 ड्रग साथ में दे दी और प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है दोनों, तो दूसरी ड्रग जो है अगर एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो पहली वाली को डिस्प्लेस करा देगी, जिससे कि फर्स्ट वाली ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कोज हो सकती है, तो बिल्कुल इंटरेक्शन तो होगा। बाउंड ड्रग फार्माकोलॉजी का एक्टिव, जबकि फ्री ड्रग इनएक्टिव एसिड। तो बच्चों फ्री ड्रग तुम्हारी काम करेगी ना, बाउंड ड्रग तो काम ही नहीं कर पाएगी। इक्विलिब्रियम डायलिसिस लेस एक्यूरेट देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन डिटरमाइनिंग प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा बच्चों करेक्ट हो गया क्या ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट वाला। फ्री ड्रग रेस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के एलिमिनेशंस के लिए। एमिटिक इफेक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्राइमरी ड्यू टू द फॉलोइंग। तो मतलब कॉपर सल्फेट जो तुम्हारा वो एमिटिक होता है, इसका क्या काम है, कैसे मतलब किस तरीके से ये एमिसिस करा रहा है? कह रहा है डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन कराएगा, सेंट्रल डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन कराएगा, सप्रेस कराएगा इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस को, इनिबिट कराएगा सिटीजेड को। तो वैसे भी तुम्हारे ये जो एमिटिक जो ड्रग होती है ना, सिटीजेड को इनिबिट तो तुम जब करा दो, तुम्हें एंटी एमिटिक एक्शन चाहिए होता है, तब तुम जाकर सिटीजेड को इनिबिट कराओगे। तो यहाँ पर लेकिन हमारे कॉपर सल्फेट का क्या काम है? ये डायरेक्ट गैस्ट्रिक इरिटेशन से काम करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट करे लोकल एमिटिक होता है, इंड्यूस वॉमिटिंग प्राइमरली बाय इरिटेटिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड स्टिमुलेट कराएगा वैगल एफरेंट नर्व फाइबर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दीज signals are then relayed to the vomiting center in the brainstem which coordinate the emetic response, है ना? सेंट्रल एमिटिक जैसे तुम्हारा एपोमॉर्फिन होता है बच्चों, ये काम करता है डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन ऑफ द सिटीजेड। ओके, कह रहा है स्टेप्स ऑफ पीसीआर वेयर प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए। देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? तो इसमें ये पता है इसमें क्या करता है? छोटा सा तुम्हारा डीएनए जो होता है, ये इसमें पीसीआर में डीएनए को एम्पलीफाई करा जाता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए होता है। भाई छोटे से तुम्हारे डीएनए से तुम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो उस डीएनए की, है ना? मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे हम। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक तो डिनेचुरेशन होता है सबसे पहले, जिसमें कि बहुत ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर यूज करते हैं ताकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तुम तोड़ सको, अलग अलग कर सको, है ना? उसके बाद टेम्परेचर कम करेंगे, है ना? जिसे रीनेचुरेशन भी बोलते हो। ठीक है, फिर आपका लास्ट में होता है इलोंगेशन। इस तरीके से 3 स्टेप होते हैं। तो कह रहा है स्टेप ऑफ पीसीआर जहां पर प्राइमर बेस पेयर विद टारगेट डीएनए, एनीलिंग है, रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन तो नहीं है, डिनेचुरेशन में नहीं होता, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ये आपका एनीलिंग होता है ना? ऑप्शन 1 हो जाएगा, एनीलिंग वाले स्टेप में होता है। ठीक है, तो पीसीआर के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ लो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक में क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होती है टू क्रिएट सेवरल कॉपीज ऑफ सर्टेन डीएनए सेगमेंट्स। तुम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो, है ना? पीसीआर हैज मेड इट पॉसिबल टू जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्मॉल डीएनए की। ठीक है, तो इसमें एक डिनेचुरेशन होता है स्टेप, ठीक है, फिर आपका रिनेचुरेशन या एनीलिंग, लास्ट में जो है इलोंगेशन। तो इसमें जो डिनेचुरेशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखोगे 95 डिग्री सेल्सियस तक 1 मिनट के लिए, जिससे क्या हो जाएगा डीएनए डिनेचर हो सके, उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो सके, उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, वो अलग अलग हो जाए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए। ओके, ठीक है,
फिर कह रहे हैं सिंगल स्ट्रैंड नाउ एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। फिर आपका दूसरा स्टेप रीनेचुरेशन या अनिलिंग होता है। कह रहे हैं अब टेम्परेचर हम कम कर देंगे 55 डिग्री सेल्सियस तक कर देंगे लगभग, मतलब कि ऑलमोस्ट होता है अलग अलग, मतलब कि डीएनए अलग होगा, है ना। तो मतलब ये वेरी वेरी करता है टेम्परेचर लगभग, लेकिन अराउंड इतना रहेगा, है ना, 55 से 60, मतलब इतना अराउंड रहेगा। लेकिन फिर कह रहा है प्राइमर बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द टेम्पलेट डीएनए, इसको रिनेचुरेशन या अनिलिंग आप स्टेप्स कहते हो। तीसरा स्टेप्स क्या है, सिंथेसिस या इलोंगेशन, ये थर्ड स्टेप है बच्चों। इसमें तुम्हारा थर्ड स्टेप में क्या है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस अकर एट 3 हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ ईच प्राइमर, प्राइमर एक्सटेंडेड बाय जॉइनिंग द बेस कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए स्ट्रैंड। ओके, हाउ टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट ऑप्टिमल एज रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है, उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए हमें वही रखना पड़ता है। हमारा इसमें ना एक टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, ठीक है, उसको चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस, तो इतना टेम्परेचर हमें इसमें रखना पड़ता है। टैग पॉलीमरेज कैन टॉलरेट, अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हो बच्चों, वो आपका इसका नाम है अलग से, कौन सा नाम है, टैग, ये टैग होता है, ये टैग। ओके, टैग पॉलीमरेज कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाएगा। इट attached to primer and add DNA base to the single strand, as a result double stranded DNA molecule obtain होता है। ओके, तो ये तुम्हारा पीसीआर के बारे में थोड़ा सा मैंने तुमको बताने की कोशिश करी, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आए तो हम सही कर पाए। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि किसके लिए होता है पीसीआर, है ना। एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को एम्पलीफाई करना। 3 स्टेप, सबसे पहले डीनेचुरेशन, बहुत ही हाई टेम्परेचर है इसमें, लगभग 90 से 95 तक, है ना, 94 95। ओके, तो ताकि डीएनए के दोनों सेपरेट स्टैंड्स को हम सेपरेट कर सके। फिर आपका अनिलिंग दूसरा वाला स्टेप, जिसे रिनेचुरेशन भी कहते हो। लास्ट वाला इलोंगेशन या सिंथेसिस स्टेप, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर फर्स्ट वाले स्टेप में, उसके बाद थर्ड वाले स्टेप में, और उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर बीच वाले स्टेप में, याद रखना। कह रहे फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट यूज्ड फॉर पेरेंटल, तो एनपी ग्लास, टाइप 4 ग्लास जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, एनपी ग्लास, टाइप 4 ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास, है ना, पेरेंटल्स का यूज नहीं करते। टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ना, हाईली रेजिस्टेंट, जिसे तुम पेरेंटल्स के लिए यूज करते हो, लेकिन टाइप 4 नॉन पेरेंटल ग्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोएगुलेंट नहीं, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी प्लेटलेट को एंटी थ्रोम्बोटिक भी कहते हो। ओके, बाकी फिब्रिलिटिक्स और एंटीफिब्रिलिटिक्स होती है, तो एंटी प्लेटलेट्स को हम एंटी थ्रोम्बोटिक भी कहेंगे। को सॉल्वेंट्स इंक्रीज सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग। देखिए पुअरली जो हम सोल्युबिलिटी एनहेंसमेंट की टेक्निक पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा को सोल्वेंसी, हाइड्रोट्रोफी, ये सब आते हैं, है ना, सोल्ट फॉर्मेशन आता है। तो को सोल्वेंट्स कैसे इंक्रीज कराते हैं, कह रहे रिड्यूस कराएंगे इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन एक्वस एंड फेज एंड हाइड्रोफोबिक फेज। ड्रग कह रहे मास्क कराएंगे अनप्रेजेंट टेस्ट ड्रग का। फॉर्मिंग माइसिल, ये सर्फेक्टेंट बनाएंगे, माइसिल फॉर्मेशन, है ना। कन्वर्ट ड्रग को, ये सोल्ट फॉर्मेशन अलग से होता है। तो ये को सोल्वेंट क्या करेंगे, रिड्यूस कराते हैं इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द एक्वस फेज एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग। ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहा है को सोल्वेंसी प्रोसेस में कहते हैं सोल्बिलिटी पुअरली सोल्युबल ड्रग इन वाटर कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग इट विद सम वाटर मिसिबल सोल्वेंट्स, है ना, वाटर मिसिबल सोल्वेंट जो कि को सोल्वेंट होता है। को सोल्वेंट क्या करते हैं, रिड्यूस करा देंगे इंटरफेशियल टेंशन को बिटवीन द एक्वस फेज एंड द हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। ओके, तो हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बच्चों इस सीरीज में एक बात और, है ना, ये सीरीज बच्चों आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक ही जगह पे बहुत सारे पॉइंट्स प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये सीरीज बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करा था मैंने, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, और बाद में क्या करा है इसमें, जो भी हमारे एग्जाम, क्योंकि ये सीरीज मैंने बहुत टाइम से स्टार्ट कर रखी है और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं ना, तो एग्जाम में जो भी एग्जामिनेशन होते रहते हैं, हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने सारे ऑलमोस्ट नए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी इसीलिए इसको 5000 प्लस इसीलिए नाम दिया कि मैं इसमें कितने भी क्वेश्चन ऐड करती हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसको नाम 10,000 इस तरीके से नाम देके फिर वो टारगेट पता नहीं कंप्लीट हो या ना हो, है ना, क्योंकि मेरे को खुद से वीडियो बनानी है, खुद से मटेरियल इकट्ठा करना होता है, तो इसीलिए इसको 5000 प्लस नाम दे दिया
कि 5000 तो हो ही चुके हैं, अभी मैं इसमें जितने चाहे क्वेश्चंस ऐड कर दूं। ओके, तो बच्चों ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इससे जितना हो सके उतना रिवाइज किए, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर टाइम नहीं है, वर्किंग है, तो इसका पीडीएफ मैंने आपको कोर्स में दिया हुआ है, इसीलिए आप लोगों के लिए ऐप बनवाई, आप लोगों की अपनी है, फार्मा एमसीक्यू ऐप है ना। और बाकी तो वहां पर आपको क्विक रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज जो है उनमें क्वेश्चंस इसी टाइप के ही डाले हुए हैं, है ना, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे बहुत अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।